नमस्कार, शाम 7 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 360। आपके साथ मैं हूं अनुया। जी हां, इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वित्त वर्ष 2018 में टैक्स रेवेन्यू में गिरावट आ सकती है। टैक्स रेवेन्यू 55,000 करोड़ रुपए तक कम रह सकता है। इसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से आय 20,000 करोड़ तक घट सकती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से आय में 25 से 35,000 करोड़ रुपए की कमी रह सकती है। इस बीच सरकार ने जनवरी से मार्च के दौरान 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने का ऐलान किया। सरकार इसके लिए बॉन्ड जारी करेगी। इससे सरकार का वित्तीय घाटे के 3.2% का टारगेट पार हो सकता है। बजट में किसानों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखा जाए, ये मांग सांसदों ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने रखी। आज वित्त मंत्री ने संसद की कंसल्टेटिव कमेटी के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग में ही सांसदों ने वित्त मंत्री के सामने अपनी मांगे रखी। सांसदों की 5 बड़ी डिमांड्स थी। किसानों को उनकी उत्पादन लागत से 50% ज्यादा कीमत दी जाए ताकि उन्हें नुकसान नहीं उठाना पड़े। विलफुल डिफॉल्टर्स पर सरकार सख्ती करे, उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाने का नियम बनाए और ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। सांसदों ने एफआरडीआई बिल के बेल इन क्लॉज पर भी चिंता जताई और सरकार को इसे गंभीरता से लेने की अपील की। सांसदों ने सरकार को आने वाले बजट में खर्चों को और बढ़ाने का सुझाव भी दिया। सीनियर सिटीजन्स को लेकर सरकार थोड़ी नरमी बरते, उनकी सेविंग्स पर ज्यादा ब्याज देने की भी व्यवस्था की जाए। लग्जरी कारों पर 25% सेस लगाने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है। ये बिल इस अध्यादेश की जगह लेगा जो सितंबर में जीएसटी काउंसिल ने पास किया था। मिड साइज, हाइब्रिड और लग्जरी कारों पर सेस 15% से 25% लगेगा, यानी कि ये कारें महंगी हो जाएंगी। सेस बढ़ने से सरकार को ज्यादा फंड मिलेगा, जिसका इस्तेमाल राज्यों को जीएसटी लागू करने से रेवेन्यू में हुए नुकसान की भरपाई करने में किया जाएगा। सेबी बोर्ड की कल होने वाली बैठक में पेमेंट डिफॉल्ट की रिपोर्टिंग के नियमों को लागू करने पर फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि सेबी बोर्ड तकनीकी किस्म के डिफॉल्ट की रिपोर्टिंग में रियायत पर फैसला ले सकता है। पहले डिफॉल्ट के 1 दिन के भीतर रिपोर्टिंग का नियम बनाया गया था, लेकिन बैंकों की ओर से उठाई गई चिंताओं की वजह से इसके अमल को रोक दिया गया था। कल की बैठक में सेबी बोर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नियमों की समीक्षा भी बोर्ड करेगा। इसके अलावा यूनिवर्सल एक्सचेंज के अमल की रूपरेखा पर भी बोर्ड फैसला ले सकता है। बजट में कमोडिटी और इक्विटी के एक ही एक्सचेंज पर ट्रेडिंग का ऐलान किया गया था। फिलहाल रेगुलेटर और ब्रोकर एक ही हैं, लेकिन कमोडिटी और इक्विटी के एक्सचेंज अलग अलग हैं। सरकार ने तेल कंपनियों को कमर्शियल सिलेंडर पर डिस्काउंट को प्रति लीटर के हिसाब से फिक्स्ड करने को कहा। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों को कहा कि कमर्शियल सिलेंडर पर मनमाने डिस्काउंट की बजाय प्रति किलो 3 से 4 रुपए तय किया जाए और किसी भी सूरत में इसकी कीमत घरेलू से कम ना हो। पिछले 3 से 4 महीनों में भारी डिमांड की वजह से डोमेस्टिक सिलेंडर के दामों में 200 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी भी हो गई है। इसका खामियाजा ऊंची कीमतों के रूप में डोमेस्टिक कंज्यूमर उठा रहे हैं। वो कमर्शियल यूज के लिए जो लोगों को खरीदना चाहिए सिलेंडर, वो कमर्शियल यूज का ना खरीद के डोमेस्टिक यूज वाले सिलेंडर खरीद के उसका कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। और डोमेस्टिक चाहे अपने नाम से खरीदते हो या दूसरों के नाम से खरीदते हैं, अगर दूसरों के नाम से खरीदते हैं तो उन लोगों को इसमें मार्जिन मिलती है, इसलिए वो उनको बेच देते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के व्यवस्था मेरे विचार से करनी होगी। एक तो कमर्शियल सिलेंडर का रंग बदल दें ताकि आसानी से पता लग सके कि कौन कमर्शियल सिलेंडर उपयोग कर रहा है। और दूसरे और सरकार के अतिरिक्त उधारी लेने की खबर से बाजार में आज बिकवाली देखने को मिली और बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 34,000 और निफ्टी 10,500 के स्तर के नीचे फिसल गए। छोटे मझौले शहरों में भी बिकवाली रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 99 और निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। बैंक, रियल्टी, तेल गैस शहरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। वहीं शहरों में जमकर खरीदारी रही और फार्मा इंडेक्स जुलाई 2017 के ऊपरी स्तरों पर आ गया। फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए।
रिलायंस कम्युनिकेशंस ने कर्ज चुकाने का रोड मैप दिया, जिसके बाद शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। यूको बैंक के एमडी और सीईओ आरके ठक्कर का कहना है कि कर्ज घटाने को लेकर रिलायंस कम्युनिकेशन सही दिशा में काम कर रही है। अगली तिमाही में कर्ज घटाने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। बैंकों ने भी इन प्रिंसिपल उसके लिए एग्री कर लिया है, तो उसकी मॉडलिटीज आर बीइंग वर्कड आउट। तो एक बार ये सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो फिर उसके एक निकल आएगा इसमें रेजोल्यूशन। बैंक्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो होपफुली द थिंग्स मूव इन द राइट डायरेक्शन। इस अकाउंट में वी विल हैव द रेजोल्यूशन। उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में जो उनके 3-4 अलग अलग डिविजन हैं उनमें से एटलीस्ट एक आध तो अगले क्वार्टर में हो जाना चाहिए प्रोसेस पूरा, और बाकी तो अभी अंडर प्रोसेस है। तो कुछ समय जरूर लगेगा, इमीडिएटली तो इट्स नॉट समथिंग सारा एक ही क्वार्टर में हो जाएगा। तो लेकिन अगले क्वार्टर में उम्मीद है कि इसका रिवीजन का जो है उसको गो थ्रू। और दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस फॉर्म को जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 17 जनवरी है। आप आखिरी तारीख तक फॉर्म लेकर भरकर जमा कर सकते हैं। और इस बार दाखिले को लेकर कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। पहली बार नर्सरी दाखिले में बच्चों के लिए अपर एज लिमिट तय नहीं की गई है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने इस साल नर्सरी, केजी और क्लास 1 में दाखिला लेने जा रहे बच्चों की 31 मार्च 2018 तक लोअर एज लिमिट 3, 4 और 5 साल तय की है। 15 फरवरी को दाखिले के लिए चुने गए छात्रों की पहली लिस्ट जारी होगी। इस बार अभिभावकों को आवेदन फॉर्म लेने के लिए स्कूल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ज्यादातर स्कूल जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध करा रहे हैं। और देखिए, दिल्ली में नर्सरी स्कूल एडमिशन को लेकर पेरेंट्स के मन में कुछ सवाल हैं और उन्हीं सवालों के जवाब दे रहे हैं मेरे सहयोगी पवन नारा। क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, और फॉर्म्स ऑनलाइन भरे जाएंगे या ऑफलाइन भरे जाएंगे, वो तो थोड़ी शंका थी। बहुत से स्कूल एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऑफलाइन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने नज़दीकी स्कूल में जाना होगा और पता करना होगा कि क्या उनका फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है या नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि क्राइटेरिया क्या है, तो अब की बार दिल्ली सरकार ने क्राइटेरिया तय करने का अधिकार स्कूलों को दिया है। हर स्कूल अपने क्राइटेरिया तय कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ ये है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, सभी के लिए बराबर का मौका हो, ये आदेश दिया गया है। अगर आपको कहीं इस बारे में शंका दिखाई दे या कोई ऐसा कंडीशन आपको दिखाई दे जो डिस्क्रिमिनेटरी है, तो इसकी शिकायत आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में कर सकते हैं। मेरा नाम प्रवीण वंश है और मैं जानना चाहता हूं कि एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जिससे कि हम इजीली ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर सकें। जहां तक डॉक्यूमेंट्स का सवाल है, सबसे पहले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेजिडेंशियल एड्रेस के तौर पर प्रूफ होना चाहिए। आपको बता दें कि बहुत से स्कूल रेंट एग्रीमेंट को रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ नहीं मानते, इसलिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, टेलीफोन का बिल या पानी का बिल होना जरूरी है। इसके अलावा बहुत से स्कूल माँ बाप के आधार कार्ड की कॉपी मांग रहे हैं, साथ ही बच्चों के आधार कार्ड अगर उपलब्ध हो तो उसकी भी कॉपी मांगी जा रही है। यानी बच्चों के लिए आधार कार्ड ऑप्शनल है, बाकी रेजिडेंशियल प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और माँ बाप का आइडेंटिटी प्रूफ अगर आप दें तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी है। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी स्कूल से ये पता करना ना भूलें कि आखिर में उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स और चाहिए। और हम आपको ये भी बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फ्लिपकार्ट पर नकली जूते बेचने का आरोप लगा है। अमेरिका की एक जानी मानी कंपनी स्केचर्स ने फ्लिपकार्ट और उस पर सामान बेचने वाले 4 वेंडर्स के खिलाफ नकली सामान बेचने के लिए मुकदमा किया है। कोर्ट की तरफ से नियुक्त लोकल कमिश्नर्स की मदद से स्केचर्स ने दिल्ली और अहमदाबाद में 7 गोदामों पर नकली सामान पकड़ने के लिए छापे भी मारे। ये छापे रिटेल नेट, टेक कनेक्ट, यूनिकेम लॉजिस्टिक्स और मार्को वैगन पर मारे गए थे। छापे में 15,000 जोड़ी नकली जूते बरामद किए गए थे। स्केचर्स का कहना है कि बरामद जूते हूबहू कॉपी थे। इससे कंपनी का नाम खराब हो रहा है।
रेल हमारे देश में सफर करने का सबसे पसंदीदा और सस्ता साधन है और हर दिन करोड़ों लोगों को भारतीय रेल एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाती है। त्योहारों पर तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा देश बस सफर कर रहा है। किसी को अपने घर जाना होता है तो किसी को रिश्तेदार के पास, तो कोई छुट्टी मनाने और कहीं घूमने जा रहा होता है। लेकिन अब हो सकता है कि त्योहारों पर रेल का सफर महंगा हो जाए। जी हां, आपका शुभ सफर महंगा हो सकता है क्योंकि रेलवे तैयारी कर रहा है कि जिस तरह पीक सीजन में फ्लाइट्स के टिकट महंगे हो जाते हैं, उसी तर्ज पर रेल टिकटों के भी दाम बढ़ा दिए जाएं। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, जिसमें हर दिन करीब 2.25 करोड़ यात्री सफर करते हैं। रेल यात्रा आरामदायक होने के साथ सस्ती भी है, इसीलिए ये हिंदुस्तान में यात्रियों की पहली पसंद बनी हुई है। त्योहारों के मौके पर तो इसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, लेकिन बहुत जल्दी ही आपकी शुभ यात्रा महंगी यात्रा हो सकती है, और वो भी खास त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में। त्योहारों के दौरान महंगा हो सकता है टिकट। फेस्टिवल सीजन में हो सकती है जेब ढीली। जितनी भीड़ उतना महंगा टिकट। फ्लाइट्स की तरह ट्रेनों में डायनामिक प्राइसिंग। जी हां, फ्लाइट्स की तरह ही रेल का किराया भी मांग अधिक होने पर बढ़ सकता है। त्योहारों में महीनों पहले से ही रेल टिकट की मारामारी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड फ्लाइट्स की तर्ज पर डायनेमिक प्राइसिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो दिवाली, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान रेल टिकट के लिए आपको ज्यादा किराया देना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड ने एयरलाइंस की तरह ही मांग आधारित किराया तय करने की जरूरत बताई थी। रेलवे बोर्ड के अधिकारी 31 दिसंबर तक फ्लेक्सिबल डायनेमिक प्राइसिंग के ब्लूप्रिंट को आखिरी रूप दे सकते हैं। रेलवे के 3 जोन पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिम मध्य ने इसको लेकर सुझाव तैयार किए हैं। इसमें मांग आधारित किराया फिक्स करने के तरीके बताए गए हैं। त्योहारी मौसमों और डिमांड वाले दिनों में अतिरिक्त प्रीमियम शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। ये शुल्क 10 से 20% हो सकता है। प्रेजेंटेशन में सुझाव दिया गया कि वीकेंड और दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ और क्रिसमस जैसे मौकों पर अतिरिक्त किराया निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि इन मौकों पर मांग ज्यादा रहती है। अगर ऐसा हो जाता है तो त्योहारों और हॉलिडे सीजन में आपको ज्यादा किराया देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई यात्री किसी मार्ग पर दूसरी ट्रेनों की तुलना में हाई स्पीड ट्रेन का चयन करता है तो उसे अतिरिक्त किराया चुकाने को कहा जा सकता है। अतिरिक्त किराया हाई स्पीड से यात्रा करके बचाए गए प्रति घंटे के हिसाब से तय हो सकता है। रात में चलने वाली ट्रेन, पेंट्री कार की सुविधा वाली ट्रेन पर भी प्रीमियम शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अलग अलग बर्थ के लिए भी अलग अलग किराए का प्रस्ताव दिया गया है। यानी रेलवे हर साइड से आपकी जेब ढीली कर सकता है। लेकिन इसके साथ एक थोड़ी सी राहत भरी खबर भी है, वो ये कि ऑफ सीजन में आपको किराए में कुछ छूट मिल सकती है। रेलवे अधिकारियों ने शुरुआती चरण और अंतिम चरण में खाली सीटों के किराए में 10 से 30% छूट देने की सलाह दी है। इसके अलावा अगर ट्रेन असुविधाजनक वक्त जैसे रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आपके डेस्टिनेशन पहुंचती है तो भी आपको थोड़ी छूट मिल सकती है। 31 दिसंबर को रेलवे इस बात पर फैसला ले सकता है कि त्योहारों पर आपकी जेब कितनी एक्स्ट्रा ढीली की जाए। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं दी गई है कि आपकी यात्रा सुरक्षित होगी, ट्रेनों में खाने की क्वालिटी क्या होगी, ट्रेनें टाइम पर पहुंचेंगी या नहीं। अगर ट्रेन लेट पहुंचती है तो क्या रेलवे यात्रियों को कोई कॉम्पेंसेट करेगा? रेल यात्री किराए के साथ नए नए प्रयोग करके सरकार का लक्ष्य यही है कि रेलवे की आमदनी झोली भी बढ़े और साथ में लोगों की नाराजगी का भी कम से कम सामना करना पड़े। कैमरामैन विकास के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। दिल्ली गुरुग्राम टैक्सी प्रोजेक्ट की राह और आसान हो गई है और इसे लेकर गठित हाई लेवल कमेटी ने प्रोजेक्ट के लिए नए सिरे से एप्लीकेशन मंगाने को कहा। 4000 करोड़ रुपए की परियोजना रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पहले चरण में दिल्ली और गुड़गांव के बीच 12.5 किलोमीटर को पॉट टैक्सी से जोड़ा जाएगा। मुंबई में नए साल में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी का खर्च नहीं बढ़ेगा क्योंकि राज्य सरकार 2018 के लिए रेडी रेकनर यानी कि प्रॉपर्टी का सर्कल रेट नहीं बढ़ाएगी। प्रॉपर्टी मार्केट ठंडा होने की वजह से सरकार ने मुंबई में रेडी रेकनर रेट नहीं बढ़ाने का फैसला किया। हर साल रेडी रेकनर का रेट प्रॉपर्टी कीमतों में उछाल को देखते हुए बढ़ाया जाता है।
मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए नए साल में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन खर्च में राहत की खबर है। राज्य सरकार ने मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतों में सुस्ती को देखते हुए रेडी रेकनर रेट नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। हर साल राज्य सरकार हर इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत में तब्दीली को देखते हुए 1 जनवरी से रेडी रेकनर का रेट बढ़ाती है, जिससे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर्टी की जो कीमत स्टैंप ड्यूटी के लिए आंकी जाती है वो बढ़ जाती है। लेकिन नए साल में इससे राहत दी गई है। साल भर में कांदिवली के पोईसर और साकिनाका के एरिया जैसे कई सारे इलाके हैं जहां रेडी रेकनर से कम रेट पर भी सौदे हुए हैं। ऐसे इलाकों में रेडी रेकनर रेट मार्केट ट्रेंड से उल्टा जा रहा है। प्रॉपर्टी के जो दाम है कई जगह पे 25 से 30% कम में मिल रहे हैं, पर गवर्नमेंट ये मानने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट को रेडी रेकनर को रियलिस्टिक रेकनर बनाना है और रूथलेस रेकनर नहीं करना है। तो जो दाम में गवर्नमेंट कहती है ये एरिया का दाम है, उस दाम के रेट से गवर्नमेंट को जमीन खरीदने की तैयारी रखनी चाहिए। दरअसल बीते साल भर में आए कई बदलावों के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर खुद को ढाल नहीं पाया है। जैसे नोटबंदी, रियल एस्टेट रेगुलेटर और जीएसटी के नियम बिल्डरों पर भारी पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मांग में कमी आई है और कई इलाकों में कीमतें भी घटी है। इसी वजह से रेडी रेकनर रेट कई इलाकों में मार्केट रेट से भी ज्यादा है। बिल्डर्स के सामने परेशानी ये भी है कि अगर रेडी रेकनर रेट से कम पर सौदा हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगरानी भी बढ़ जाती है। वैसे बिल्डर्स अब भी उम्मीद पाले हुए हैं कि सरकार रेडी रेकनर की दरों में कटौती करेगी। गवर्नमेंट से 20% कम करने के लिए बोला था रेडी रेकनर का रेट, जिससे लोगों को अफोर्ड हो सके, मगर अभी इस हिसाब से जब नहीं किया गया है तो उसके लिए लोगों को, बायर्स को काफ़ी तकलीफें आ रही है। जीएसटी का भी उनको 12% भरना पड़ रहा है। तो हम फिर से दोबारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके बारे में सीरियसली सोचे। अगर वो नहीं सोचेंगे तो जो मोदी जी का सपना है कि हर किसी को घर मिले, वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं होगा। रेडी रेकनर रेट अभी नहीं बढ़ाने का ये मतलब भी नहीं है कि सरकार पूरे साल में आगे बढ़ोतरी नहीं करेगी। अगर रियल एस्टेट मार्केट की स्थिति में सुधार होता है तो राज्य सरकार इसमें आगे भी बढ़ोतरी कर सकती है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। और कल दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। इंडिगो एयरलाइंस के 173 यात्रियों की जान बच गई। जी हां, कल 4:35 पर दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाने वाली फ्लाइट पर सभी यात्री सवार हो चुके थे कि तभी फ्लाइट के पंखों से तेल का रिसाव दिखा। आनन फानन में सभी यात्रियों को फ्लाइट से उतारकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सेवाओं को मौके पर बुलाकर जब हालात काबू हुए तो सभी यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से त्रिवेंद्रम रवाना किया गया। और राज्यसभा में एक हफ्ते से जारी गतिरोध अब खत्म हो गया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बयानबाजी के लिए दोनों पार्टियों ने अपने मतभेद खत्म कर लिए। राज्यसभा में अरुण जेटली ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कोई भी सवाल नहीं उठाया गया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ अगर हमारी पार्टी के किसी सदस्य ने कुछ कहा तो उस बयान से पार्टी अपने आप को अलग करती है। कांग्रेस पार्टी कभी कुछ ऐसा नहीं कहती जिससे प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचे। Had been made on all sides during the elections. We do not want this stalemate as a result of this to continue. Let me categorically state that the Honorable Prime Minister in his statements or speeches did not question, nor did he mean to question, the commitment to this nation of either Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister, or Shri Hamid Ansari, the former Vice President. Any such perception is completely erroneous. We hold these leaders in high esteem, as also their commitment to this nation. भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी नेता का और विपक्ष की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के खिलाफ कोई ऐसी बात कही जाए। और अगर इलेक्शन के दौरान हमारी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई ऐसा बयान दिया जो प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ हो तो हमारी पार्टी अपने आप को उस बयान के साथ डिसोसिएट करती है, उससे संबंध नहीं करती है और नहीं करने की आगे कोई गुंजाइश है। और नहीं हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ कोई शब्द कहा जाए।